हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से धाकड़ तरीके से जाए, बिल्कुल एकदम टॉपर बने। तो उसके लिए पढ़िए, अभी 2 महीने का वक्त है, एकदम धाकड़ तबाही मचा दीजिए पढ़ के, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले मॉडल पेपर। जी हाँ, क्लास 10 का आप लोगों का पता है मॉडल पेपर एग्जाम के लिए आएगा और आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवाल यानी 40 सवाल में देखूंगा जो आप लोग का पूछेगा। मॉडल ये झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। और ये दोस्तों मॉडल पर आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर मॉडल पर यानी 2022 का है, अभी तक 2023 का जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक एक क्वेश्चन इसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा जब 2023 का मॉडल पर जारी होगा तो अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से बहुत सारा सवाल रहेगा और इसमें से बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और अगर इस प्रकार का और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया यार तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि अब आप लोग का पढ़ाई धाकड़ तरीके से शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहला सवाल है साइंस का, हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण मान क्या होगा। देखो ऐसा है, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, ये होता है बीच में अभिलंब, ठीक है। ये कोण दे दिया, आपतन कोण दे दिया है 60 डिग्री, तो ये परावर्तन कोण कितना होगा आपको पता होना चाहिए। परावर्तन का नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण भाई साहब ये दोनों जुड़वा भाई है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा बराबर। अगर ये 60 तो ये भी भैया 60 किया है, 60 डिग्री होगा। अगला सवाल है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन, मान लेते मैं अवतल दर्पण ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके समांतर कोई किरण जा रहा है, यहां पर टकराया, अब क्या होगा? परावर्तन होगा, यहां पर इधर आ जाएगा, इधर कोई समांतर जाएगा, टकराया, इधर चल गया। तो देखिए इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं भाई साहब? दर्पण का फोकस बोलते हैं। जी हाँ, इसी को तो फोकस बिंदु बोलते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वक्ता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। वक्ता त्रिज्या का मान 54 तो फोकस दूरी यानी कि आर बराबर आपको दे दिया है कितना? 54 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो फोकस दूरी यानी एफ निकालने बोला। आप लोग याद रखिएगा एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होता है ना वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, हमेशा इसको याद रखिएगा। तो 54 है, 54 का आधा कर दीजिए, 54/2 कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 27 दिख रहा है तो मार दो गोली। अगला सवाल देखो, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बने। बहुत बढ़िया सवाल है। बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, मैं आपको हर एक बार बता दूं, जब मैं टॉपर बना हूं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा, मतलब नोट्स बना लिया, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। इसमें दोस्तों हर एक चीज को पता एक्सप्लेन करके बताया था उसमें क्या कि कोई भी दर्पण का जो चित्र है ना आपको सबको उसको देख लेना क्या कि कहां पर किस वस्तु को रखने पर कहां पर बनेगा, ठीक है। और इस पर मैं अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर उसको देख लेना। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखोगे कि उसका उल्टा आकार का प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो होता है वक्ता केंद्र पर। जी हाँ दोस्तों, ये होता है एफ, ये होता है सी। जब आप सी पर रखोगे ना ऐसे करके तो इसका सीधा सीधी इमेज ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब सीधा नहीं, उल्टा इमेज, तो सी पर रखने पर। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि हर एक चीज को आप लोग याद कर लो कि कहां पर रखने से वस्तु कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किस वस्तु में किया जाता है? तो आप लोग देखें गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उसमें लगा होता है, गाड़ी का साइड मिरर में नहीं दोस्तों, गाड़ी का हेडलाइट में। अब सर हेडलाइट में देखे ही नहीं आप लोग, हेडलाइट में लाइट नहीं देखे हो, ऐसा करके लाइट लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ जो होता है ना वो अवतल दर्पण होता है। क्यों लाइट पे एक जगह पे वो कन्वर्स करता है रोड में, और नहीं तो रोड के बाहर फेंक देगा तो फिर अवतल दर्पण की जरूरत ही क्या है। ये कन्वर्स करके एक जगह पे मिला जाता है लाइट को और रोड में लाइट पड़ता है, ठीक है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। प्रकाश की किरणें जब एक पथ से दूसरे पथ में जा रहा है सीधा सीधी और ये विचलित हो गया, ये कौन सा घटना है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। यहाँ पर अप्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा गैस में होता है, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? वायु में हो जाएगा। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए फिर से आ चुका है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु आप कहां पर रखोगे तो उसका सीधा आवर्धित, सीधा मतलब सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा,
तो याद रखिएगा, जब आप लोग ऐसे उत्तल लेंस है, ठीक है, जब आप लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रख देते हो ना, समझ रहे हो, जब प्रकाशिक केंद्र मतलब यहाँ और फोकस मतलब यहाँ, इसके बीच में किसी वस्तु को रखते हो तो उसका इमेज जो बनता है सीधा बनता है और क्या बनता है, बड़ा बनता है, अपवर्तित बनता है, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, अच्छे से समझ लीजिए। लेंस की क्षमता कैसा, मतलब बच्चा बच्चा बोलेगा डॉक्टर आएगा, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। आवर्धन मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि कितना गुना बड़ा इमेज बन रहा है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दे रहा है कि 3 गुना बनेगा, यानी आवर्धन यानी m बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 3, क्योंकि आवर्धन मतलब यही होता है दोस्तों कि इमेज जो बन रहा है कितना गुना बड़ा बन रहा है। नेत्र किस भाग में एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो ये दोस्तों होता है क्या, जी हाँ, दृष्टि पटल बोलो या फिर रेटिना, दोनों बराबर है, ठीक है, दृष्टि पटल या रेटिना, यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें कोई भी व्यक्ति का आंख मतलब निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो इस लेंस को दूर करने के लिए दोस्तों जी हाँ, यहाँ पर अवतल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। देखिए, दो बिंदु होता है सर, क्या क्या दो बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु तो हर कोई जानता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, तो सर दूर बिंदु क्या होता है, अरे भाई साहब अनंत हो जाती है दूर बिंदु, इतना दूर कर दो कोई सामने आना है तो अनंत हो जाती है। दिए गए किस जैव प्रक्रिया में हमें ऊर्जा मिलती है, श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन की में, संवहन में। तो भाई साहब श्वसन में हमें ऊर्जा मिलती है, और नहीं मिलती आपको नहीं पता चला तो 1 मिनट सांस रोक के देख लो कि कितनी ऊर्जा आपका मिलता है, कितना नहीं, सारा चीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी कोई बोलने वाली बात है। आप लोग चिप्स हमेशा खाते हो कि नहीं खाते हो, कुरकुरे लेज एकदम फुला फुला पैकेट खाते हो, तो उसी में तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, फुलवा रहता है ना पैकेट, बाकी 2-4 को नाम कर कुरकुरे रहता है। जंग लगना किस प्रकार अभिक्रिया, तो ये दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जंग मतलब क्या, लोहे पर लगता है, तो लोहे पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की, तो लो ऑक्साइड हो जाता है, फेरस ऑक्साइड होता है, और इसी अभिक्रिया को दोस्तों संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब क्या संयोजन मतलब क्या, जब किसी कोई दो चीज ऐड हो जाए, ठीक है, और अब तो जंग ऐड हो जा रहा है ना, इस पर जंग लगना पर जंग ऐड हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो लोग साफ साफ देख रहे हो, सी से सीओ बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो सी आपका ऑक्सीजन आंसर सही हो जाएगा, सी का ऑप्शन हो रहा है। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित क्या, देखो ये वाला संतुलित है पूरा पूरी, देख ला, इधर एगो एजी, इधर एगो एजी, इधर NO3, इधर NO3, इधर Na, इधर Na, Cl हो गया कंप्लीट। लौह चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चून मतलब Fe, उस पर अगर आप HCl डाल दे तो क्या हो जाएगा, तो FeCl2 हो जाएगा, ठीक है, और H2 हो जाएगा। संतुलित कर लेना समीकरण को, मतलब हमारे क्या बन रहा है कि आयरन ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द परम सत्य उत्तर, कोई रोक ना पाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, दिए गए पदार्थ में कौन सा रंग या सूचक की तरह व्यवहार करता है। रंग या सूचक मतलब रंग बदल जाता है, तो भाई साहब लिटमस ही तो होता है ना, कि ये अम्ल क्या करता है, अम्ल डालेंगे तो लाल को नीला, सॉरी नीला को लाल कर देगा, वहीं क्षारक डालेंगे तो क्या होगा, लाल को नीला कर देता है। तो रंग ये कौन बदलता है, रंग कौन बदल रहा है, लिटमस, तो लिटमस सही उत्तर हो जाएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया था, जो कि है CaSO4.12H2O, और डायरेक्ट नीचे वही सवाल पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो वही वाला होता है CaSO4.12H2O। समझ रहे हो, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, और उसी को बोलते हैं CaSO4.12H2O। वही जिप्सम की बात करें, जैसे वो जैसे आर्द्रता से ही पानी से अभिक्रिया कर लेगा तो जिप्सम का तैयार कर लेगा, तो हो जाएगा CaSO4.2H2O। ओके, 23वें सवाल में निम्न में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चा जानता है कि साइट्रिक अम्ल जो होता है, साइट्रिक एसिड, वो खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। नींबू का बात करो, आंवला का बात करो, चाहे जो भी बात करो। कोई विलयन अंडे की पीसी हुई कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो दोस्तों इस विलयन में HCl होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच से मतलब क्या होगा, नीला को लाल कर रहा है, तो भाई साहब नीला को लाल को कौन करता है, नीला को लाल, नीला को लाल करता है अम्ल, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, कौन बड़ा है, ये वाला। इतना आसान सवाल पूछा दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल, इसलिए अच्छे से देख लीजिए इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? भाई साहब अमीबा दो तरह से क्या करता है, एक भोजन का पाचन करता है, एक भोजन का ग्रहण करता है। पाचन तभी करेगा जब वो ग्रहण करेगा, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, ये अमीबा यहाँ पर है, इसको यहाँ पर एक कीड़ा दिख गया, इसको खाना है, तो क्या करेगा, इस तरह से अपना शेप को बदल लेगा। मान लीजिए यहाँ पर कीड़ा है, तो इस तरह से उस शेप को कर लेता है, ऐसे करके एकदम ऐसे करके सटा देता है, और ये कीड़ा ठो अंदर आ जाता है, ठीक है, अंदर। फिर यहाँ पर खाद्य रिक्तिका होती है बीच में, वहां पर कीड़ा ठो को भर देता है, और खाद्य रिक्तिका उस कीड़ा को पचाकर बस हो गया काम खत्म, पेट भर गया उसका। तो अमीबा ऐसे ही खाना खाता है, समझ रहे हो। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो पित्त जो होता है, पित्त, ठीक है, पित्त प्रोटीन का पाचन करता है। निम्न में किस जीवाणु में प्राणी संभोजी पोषण है? तो दोस्तों यहाँ पर अमीबा जो है उसमें प्राणी संभोजी पोषण होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 अलिंद 2 निलय, यानी कि 4 कोष्ठक होता है टोटल। और निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है? तो भोजन के माध्यम को क्षारीय कौन बनाता है? पित्त बनाता है। कैसे बनाता है सर? पहले मछली कभी घर में खाए हैं, काटे हैं, तो बोलता है ना कि पित्ती को अलग से फेंक दीजिए, क्योंकि वो उसको अगर मीट में मछली में मिला दिए ना तो मछली कड़वा हो जाएगा, क्योंकि क्षारक का काम करता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को दोस्तों विक्राणु बोलते हैं, या विक्राणु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि आप लोग जब पेड़ में जब पानी की एक्सेस मात्रा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो पानी को बाहर निकालना जरूरी होता है, तो इसके कारण पत्तों के द्वारा, पत्तों में छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता, क्या नहीं होता? तो ये दोस्तों भोजन का संवहन नहीं करता, बाकी ये तीनों करता है, ठीक है, बस खाली भोजन का संवहन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा? एक लिंगी पौधा दोस्तों डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा करके सवाल दे दिया है, तो याद है कि पपीता जो है एक लिंगी पौधा है, और कुछ कुछ है मैं आपको भी बता दूंगा। चित्र में लोग साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर मुकुल उभर रहा है, तो ये कौन सा प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये मुकुलन अभिक्रिया हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन करता है। और आप सभी के लिए कमेंट है, सवाल है कि बताइए लड़कियों के लिए यौनावस्था का लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कियों के लिए कौन सा हार्मोन है? कमेंट करके सभी विद्यार्थी जरूर बोलना। निम्नलिखित में कौन मादा जनतंत्र का भाग है? तो मादा जनतंत्र का भाग दोस्तों होता है गर्भाशय, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हम जितने भी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं इनमें से अधिकांश क्या सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में ऊर्जा कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? कौन सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा भी सौर ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, जैव मात्रा मतलब चीजों को गलाने पछाड़ने के लिए भी सौर का जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो नाभिक की ऊर्जा दोस्तों, ये बिना सौर ऊर्जा का भी उत्पन्न होता है, बहुत ही विध्वंस भयानक कार्य होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरण मतलब एक बार यूज करो तो बार बार यूज करो, बहुत दिनों तक कर सकते हो, सौर ऊर्जा। और अंतिम सवाल आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है क्या? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, ये सब जैव मात्रा मतलब जीवित चीजों से बनाई गई है। कोयला भी जीवित लकड़ियों से बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये सारा दोस्तों मॉडल सेट खत्म समाप्त होता है। इसके बाद अगले और मॉडल सेट है, मैं उसको भी ला दूंगा, लेकिन बस आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग चाहिए कि नहीं, और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।